एडम क्लैप्स का डिज़ाइन और फंक्शन बयान करें, क्या है ये? कोई भी अप्लायंस हमने पेशेंट को दी है तो वो अप्लायंस मुंह में कैसे बैठे, तो हमें कहीं ना कहीं से ग्रिप चाहिए, तो उसके लिए हम एक क्लास बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एडम क्लास। मिक्स डेंटेशन जो है इसके ये पीरियड है कोई क्या चीज़? सबसे पहले जो पहला दांत आता है बच्चे का वो 6 मंथ की एज में आता है, 6 मंथ्स की एज में, ठीक है। इट्स ना एक एवरेज है, ज़रूरी नहीं है हर बच्चे का दांत 6 ही मंथ में आ जाए, कुछ लोगों का 4 में आ जाए, कुछ लोगों का 8 से 1 साल की उम्र में आता है, एक एवरेज एज है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्स डेंटेशन में कौन सी मेल एंड एक्लूजन रिमूवेबल अप्लायंसेस से ठीक की जा सकती है? हम इसमें क्लास 2 मेल ओक्लूजन हम ठीक कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने आपको ट्विन ब्लॉक के बारे में बताया था, ये किस तरह की अप्लायंसेज है। हम एक्रिलिक से एक स्पेशल टाइप का डिजाइन बनाते हैं, ये ऊपर भी एक्रिलिक का डिजाइन होता है और नीचे भी एक्रिलिक का डिजाइन होता है। डॉक्टर साहब कि ये हैबिट ब्रेकर की कुछ टाइप्स होती हैं? जी बिल्कुल, हैबिट ब्रेकर्स के हम डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन हम बनाते हैं, जिसमें पैलेटल क्रैब होता है। क्रैब का मतलब ये है कि एक टेढ़ा मेढ़ा सा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। सवाल है कि रिमूवेबल अप्लायंसेस और अलाइनर्स में क्या फ़र्क है? ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा। देखिए, अलाइनर्स जो होते हैं वो भी रिमूवेबल होते हैं, आप उसको उतार सकते हैं, लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपको पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण हसीब साहिबा। आज हम बात करेंगे रिमूवेबल अप्लायंसेस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, रिमूवेबल जो अप्लायंसेस होती हैं इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, रिमूवेबल अप्लायंसेस अपने नाम से ही बता रही है कि ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको आप आराम से उतार सकते हैं। तो रिमूवेबल अप्लायंसेस की डेफिनेशन में आपको मैं बताऊंगी कि ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिसको पेशेंट खुद लगा भी सकता है, खुद उतार भी सकता है, और ये ख़ास तौर पे हम उन पेशेंट को रेफ़र करते हैं जिनमें मिक्स डेंटिशन जारी होती है। ये एक ऑर्थो, आप समझते हैं ना, जैसे हमारे पास पेशेंट ब्रेसिस का ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है, तो ये एक स्पेशलिटी में आता है जिसको हम कहते हैं कि ये ऑर्थोडोंटिस्ट की स्पेशलिटी है। तो ये अप्लायंसेस उस स्पेशलिटी से रिलेटेड है कि एक पेशेंट है, वो हमारे पास आया है और उसके जो दांत हैं वो टेढ़े हैं, लेकिन अभी वो बच्चे की एज ऐसी है कि उसमें मिक्स डेंटिशन है। मिक्स डेंटिशन का मतलब ये है कि बच्चा अपनी एज में 6 से 12 साल की उम्र के दरमियान में होगा। इसमें कुछ उसके दूध के दांत होंगे और कुछ उसके परमानेंट दांत होंगे। जो दूध के दांत होंगे मे बी वो थोड़े टेढ़े हों, या जो परमानेंट दांत हैं वो टेढ़े आए हैं। तो उनको हम सीधा करने के लिए जो अप्लायंसेस इस ड्यूरेशन में पेशेंट को रेफ़र करते हैं, जिसको पेशेंट खुद उतार सकता है, लगा सकता है, इनको हम रिमूवेबल अप्लायंसेस कहते हैं। अभी आपने बात की मिक्स डेंटेशन के हवाले से, जी। तो ये रिमूवेबल जो अप्लायंसेस हैं इनके क्या क्या मकासद हैं इसके साथ? देखिए, जो मिक्स डेंटिशन है वो पेशेंट की होती है एज 6 ईयर से लेकर 12 ईयर की एज में। ये पेरेंट्स को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चा होता है उसका पहला परमानेंट दांत 6 साल की उम्र में आ जाता है, वो फर्स्ट मोलर होता है, और आगे वाले दांत आहिस्ता आहिस्ता इस ड्यूरेशन में गिरने लग जाते हैं। तो ये बड़ा आइडियल टाइम होता है पेरेंट्स के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी, कि अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चों के दांत टेढ़े आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत अगर टेढ़े हैं, तो वो हम अर्ली ही स्टेजेस पे उनको कंट्रोल कर सकते हैं रिमूवेबल अप्लायंसेस में। हम कुछ दांतों को खुद अलाउ कर सकते हैं कि उसका अगर जगह नहीं है, वो निकल नहीं सक रहे, तो साथ वाले को हम प्लांट करके एक्सट्रैक्शन कर लें तो उसको स्पेस मिल जाएगी। या कुछ ऐसे रिमूवेबल अप्लायंसेस दे दें कि क्रॉस बाइट में कोई दांत आ रहा है या कोई डीप बाइट में दांत आ रहा है, तो उसको पहले ही प्लांट हम अप्लायंसेस के थ्रू हम उसकी डायरेक्शन को ठीक कर दें। तो ये अप्लायंसेस जो हैं इस ड्यूरेशन में हम यूज़ करते हैं। इनके क्या फ़वाइद हो सकते हैं अप्लायंसेस के? जो रिमूवेबल अप्लायंसेस उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज पे हमारे पास आ जाता है तो हम पेशेंट को ये अप्लायंसेस देते हैं। नंबर 1 तो सबसे पहले तो ये है अप्लायंसेस चीप। नंबर 2 ये है कि पेशेंट इसको ईज़िली उतार सकता है, लगा सकता है। तो जो एक इशू आता है ब्रेसिस के साथ इन द लेटर स्टेज, कि पेशेंट ब्रशिंग का अच्छा ख़्याल नहीं रख सकता या उसको कैविटीज़ होने का ख़तरा हो जाता है, तो इसमें आप इसको उतारें, आराम से ब्रश करें, वापस लगा लें। आप इसकी सफाई का ख्याल रखें, पेशेंट जो खाना चाहता है वो खाएं। प्लस ये है कि अर्ली स्टेजेस पे बच्चों के जो है ना वो दांत ठीक हो जाते हैं और बाद में ब्रेसिस से वो बच जाते हैं। लेकिन बात वही आती है कि बहुत ज़्यादा ख़राबी ना हो, थोड़ी बहुत इश्यूज़ हों, और पहले से ही
उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो हम इनको अर्ली स्टेजेस पे करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, रिमूवेबल अप्लायंसेस जो हैं इनको कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? इसमें जो सबसे ज़्यादा हमें चीज़ मैटर करती है वो है पेशेंट की कोऑपरेशन। अगर पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसको अच्छी से अच्छी अप्लायंस भी बना दें, जब उसने लगाना ही नहीं है तो हमें उसके कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो नंबर 1 तो ये है कि हमने तब देना है पेशेंट को अगर आपको लगता है कि पेशेंट कोऑपरेट कर सकता है। नंबर 2 ये है कि आपने इसको मैक्सिमम टाइम के लिए वेयर करना है। ये नहीं है 2 घंटे लगा दिया फिर आपने इसको छोड़ दिया, फिर 3 घंटे लगा दिया आपने इसको छोड़ दिया, नहीं, आपने सिर्फ खाना खाने के लिए उसको उतारना है और इसकी जो है आपने इसकी सफाई का ख्याल रखना है। तो ये चीज़ें हैं तब हमने देने हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हमें लगता है कि पेशेंट के दांतों में कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हमें बॉडीली मूवमेंट करानी पड़ेगी, बॉडीली मूवमेंट का ये मतलब होता है कि पूरे दांत को हमने एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराना है, तो वो ये अप्लायंसेस नहीं कर सकती। ये छोटी छोटी सी टिपिंग मूवमेंट्स हो गई, छोटी सी रोटेशंस हैं, क्रॉस बाइट में दांत है उसको अपनी पोजीशन पे ले जाएगा। या कोई पेशेंट हैं जिनके जो है दांत आपकी जो है क्लास 1 क्लास 2 ओक्लूजन में, उसमें आप ये ऐसी अप्लायंसेस दे के उनको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में आप दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ में फिर हम ब्रेसेस की तरफ ही जाएंगे। प्लस ये है कि अगर बच्चा कोऑपरेटिव होगा तो हम ये देंगे, अगर कोऑपरेटिव नहीं है तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, इसके रिमूवेबल जो ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस हैं इसके वो 3 हिस्से हैं, 3 बुनियादी हिस्से हैं, वो कौन कौन से? रिमूवेबल अप्लायंसेस देखें, कोई भी चीज़ हो उसके 3 हिस्से आपको, कुछ के ज़्यादा भी होते हैं लेकिन रिमूवेबल अप्लायंसेस के 3 हिस्से इस लिहाज से है कि एक तो वो चीज़ होगी मेन एक्टिव पार्ट जो कि मूवमेंट्स करा रहा है, ठीक है। नंबर 2 उसका पैसिव पार्ट आ जाता है, ठीक है, जो जिसने जो है ना पूरी अप्लायंस को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। नंबर 3 उसकी बेस प्लेट आ जाएगी जिसने उस वायर को और वो सारी असेंबली को साथ की सराउंडिंग एरिया से सपोर्ट देनी है, स्ट्रक्चर देनी है। तो ये इसके 3 है, एक इसका एक्टिव पार्ट होता है, एक पैसिव होता है और एक इसकी बेस जो है ना प्लेट होती है। ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले एक्टिव जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं? जी, देखिए इसमें हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट में सबसे पहले तो हमारे पास कुछ स्प्रिंग्स आ जाते हैं, ठीक है। उसमें हम टी स्प्रिंग्स देते हैं, जी स्प्रिंग्स देते हैं। इनका जो बेसिक काम होता है, ये एक स्पेसिफिक टाइप की शेप बनी होती है, जेड टाइप का हम स्प्रिंग बना देते हैं। एक दांत है वो अपनी पोजीशन से बाहर है, तो हम जी स्प्रिंग का क्या काम है कि हम उसको कुछ अर्से बाद एक्टिव करेंगे। हम वीक में इसको पेशेंट को कहते हैं कि आपने ट्वाइस इसको एक्टिव करना है या हमारे पास आके हम इसको एक्टिव करते हैं, तो वो उस दांत की टिपिंग मूवमेंट करा के एक्टिव से मतलब उसको टाइट करते हैं क्या? यस, हमारे पास अप्लायंस होती है। ओके। हम उसके हमने जो स्प्रिंग की शेप बनाई होती है उसमें हम इस जी को हम जो है टाइट करते हैं, ओके। तो ये जो है फिर फोर्स करता है। इसी तरीके से टी होते हैं, टी हमारे पास शेप की स्प्रिंग्स होते हैं। इसमें वही बात आ गई, इसका एक हमारे पास 0.7 mm की SGS हम वायर यूज़ करते हैं। फिर उसका एक बेसिक फ्रेम वर्क होता है एक्रिलिक, जो कि मुंह में इसको सपोर्ट दे रहा होता है। तो जो वायर होती है उसको हम एक्टिव कंपोनेंट देते हैं। इसी तरीके से इलास्टिक्स होते हैं, हम बच्चों को इलास्टिक्स देते हैं। नंबर 1, कुछ बच्चों के दांत आगे से टेढ़े होते हैं, हम उनको आगे से जो है वो बकल जो है बोझ बना के देते हैं। तो ये जो सारे हैं ये एक्टिव कंपोनेंट जो डायरेक्ट आपकी मूवमेंट्स कर रहे होते हैं। कुछ बाइट प्लेन्स होते हैं वो हम देते हैं, उससे बच्चों की हम डीप बाइट्स को हम करेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो है एक्टिव कंपोनेंट से मुराद ये है कि जो डायरेक्ट दांत की जो है फोर्स लगा रहे हैं और उनकी मूवमेंट्स कॉज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एडम क्लैप्स का डिज़ाइन और फंक्शन बयान करें, क्या है ये? अब देखिए, हमने कोई भी क्लास किसी पेशेंट को दी है, ठीक है, तो उस कोई भी अप्लायंस हमने पेशेंट को दी है, तो वो अप्लायंस मुंह में कैसे बैठेगी, तो हमें कहीं ना कहीं से ग्रिप चाहिए। तो उसके लिए हम एक क्लास बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एडम क्लास। एडम क्लास की शेप इस तरह की होती है कि उसके 2 बो होते हैं, ठीक है, एरो टाइप के। फिर वो एक ब्रिज के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो आप अगर समझ पाएँ तो हमारे जो दांत के 2 पार्ट्स होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, एक हमारा मीजियो बकल साइड पे होता है, एक डिस्टो बकल साइड पे होता है। उस साइड पे इंगेज होकर और वो पूरी जो हमारी असेंबली होती है उसको ग्रिप दे रहे होते हैं, तो इसको हम एडम ब्लॉक कहते हैं। और ये भी हम 0.7 mm हमारे पास स्टेनलेस स्टील वायर होती है, उससे हम इसको बनाते हैं। जिसका वो उसको कहते हैं जैसे जकड़ के रखता है। यस, ये जो भी हमारी अप्लायंस होती है उसको होल्ड करके Hold रखता है, करके। बिल्कुल। और इसको भी क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, आपके मुंह में इतने फोर्सेस, इतनी आप खाना खा रहे होते हैं, ये चीज़ें होती है, तो विद द या फिर आप बाइट ले रहे हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लूज हो जाते हैं। तो एडम क्लास को भी पेशेंट हमारे पास आके टाइट करा सकता है, इजीली हम उसको टाइट कर लेते हैं। इसमें डॉक्टर साहब बेस प्लेट का क्या काम? बेस प्लेट
जो है, जो भी आपने हमने असेंबली एक बना ली है, ठीक है, हम उसको मुंह में ऐसे नहीं लगा सकते ना। हमें एक चीज़ चाहिए जो इसको होल्ड करके रखेगी और मुंह के जो हमारे स्ट्रक्चर है उसके साथ वो इंगेज होगी। तो हम जो भी अपनी अप्लायंस बनाते हैं उसको हम एक एक्रिलिक की जो शीट होती है उसमें उस फ्रेमवर्क को हम पोर कर देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, एक पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पेशेंट का पहले इम्प्रेशन लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ फिर हम एक अप्लायंस पूरी डिज़ाइन करते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारी अप्लायंस कहाँ कहाँ से सपोर्ट ले रही होगी। तो वो पूरा फ्रेमवर्क जिस बेस प्लेट में हम उसको डिज़ाइन करते हैं और उसके अंदर वो एंकरेज हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं कि ये बेस प्लेट है। रिमूवेबल जो एम्प्लाइसेस हैं उनकी एग्जाम भी है? जी बिल्कुल, इसकी एग्ज़ाम है। कुछ एक्टिव प्लेट्स होती हैं, कुछ फंक्शनल अप्लायंसेस होती हैं और कुछ पैसिव अप्लायंसेस होती हैं। एक्टिव प्लेट्स में जैसे मैंने आपको बताया हम स्प्रिंग्स वगैरह देते हैं जो कि डायरेक्ट जो है ना आपकी टूथ मूवमेंट्स कर रही होती हैं। पैसिव में क्या होता है कि वो कोई मूवमेंट्स नहीं कर रही होती। हम एक पेशेंट आया, हमने उसका दांत निकाल दिया, लेकिन अभी वो दांत की आने का टाइम बहुत पड़ा हुआ है, तो हमने स्पेस मेंटेन करनी है। तो ये कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ये जस्ट उस जगह पर उस स्पेस को मेंटेन रहेगी, तो ये पैसिव होगी। इस तरीके से कुछ फंक्शनल अप्लायंसेस होती हैं जिसमें हम ग्रोथ मॉडिफिकेशन करते हैं। लाइक कुछ पेशेंट हमारे पास आ गए जिनके दांत जो क्लास 1 क्लास 2 में पड़े हैं, तो हम अर्ली स्टेजेस पे उनको कुछ ऐसी अप्लायंसेस बना के देते हैं। जैसे कि हमारे पास हम उनको कुछ अप्लायंसेस बना के देते हैं। ट्विन ब्लॉक्स होते हैं, इस पर बायोनेटर्स होते हैं, हॉलिड अप्लायंसेस होती हैं। ये कुछ ऐसी फंक्शनल अप्लायंसेस होती हैं जो कि अर्ली स्टेज पे फ्यूचर में आने वाले ज़्यादा मसलों को पहले ही वो हल कर देते हैं। तो इस तरीके की हमारे पास रिमूवेबल अप्लायंसेस की टाइप्स हैं। अच्छा, अप्लायंसेस की ऐसी एग्जांपल्स हैं कि मिक्स डेंटेशन में इस्तेमाल होने वाली फंक्शनल जो रिमूवेबल होती है, इसी कोई एग्जाम है? जी, इसकी एग्ज़ाम है जो हमारे पास फंक्शनल के लिहाज से हम देते हैं। उसमें हमारे पास ट्विन ब्लॉक्स आ जाते हैं, हॉलिड अप्लायंसेस आ जाती हैं हमारे पास। इसके अलावा जो है हमारे पास बायोनेटर्स आ जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास अप्लायंसेस। इसके अलावा एक ट्विंकल्स अप्लायंसेस है, वो भी हम देते हैं पेशेंट को। जी अप्लायंसेस। अच्छा, स्पेस मेंटेनर क्या होता है इसमें? एक पेशेंट है, वो हमारे पास आया है, ठीक है, और उसका दांत जो है वो, ये हम प्राइमरी डेंटिशन की बात कर रहे हैं कि एक दूध का दांत है जो कि बहुत ज़्यादा डिकेड हो गया, इतना ज़्यादा डिके हो गया है कि अब बिल्कुल उसकी जो जड़ें हैं वो भी गल चुकी हैं और इन्फेक्शन हो रहा है। तो हमारे पास एक अल्टीमेट ऑप्शन रह गया कि इसको हम सिर्फ अब इस दांत को निकाल दें। तो क्योंकि पहले अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमारे पास और ऑप्शन होते हैं, पल्पोटमीज कर देते हैं, हम सिल्वर क्राउन बच्चों को दे देते हैं ताकि वो जो है दांत सेफ़ हो जाए जब तक गिरता नहीं है। लेकिन अगर उस स्टेज से तक बच्चा नहीं आता और उस स्टेज पे आता है जब बिल्कुल एक्सट्रैक्शन का ऑप्शन होता है, तो हम दांत निकाल के वहाँ पर एक अप्लायंस देते हैं, वो होती है स्पेस मेंटेन। उसका क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, एक लूप सा बना होता है, वो दो दांतों के दरमियान में हम लगा देते हैं। वो इस दांत को इधर नहीं आने देता, इस दांत को इधर नहीं आने देता, एक ब्रिज सा बना देता है ताकि नीचे वाला जो दांत आने वाला है उसकी जगह मेंटेन रहे। तो ये एक लूप सा बना देता है। तो हम इसे कहते हैं कि ये स्पेस मेंटेनेंस अप्लायंसेस हमने लगा दिए ताकि जो फ्यूचर में दांत आना है और इस दांत की वजह से फ्यूचर में कोई इनकी क्राउडिंग ना हो जाए, कोई मिसअलाइनमेंट ना हो जाए, उससे बचाने के लिए हम ये अप्लायंसेस देते हैं। डॉक्टर साहब, ये हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस ये क्या है? आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे ऐसे हैं कि वो हर वक्त अंगूठा जो है वो चूसते रहते हैं, जिसे हम थंग सकिंग कहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेसिफायर जो चूसनी होती है उनको नहीं छोड़ते, कुछ बच्चे फीडर्स को नहीं छोड़ते। तो इस वजह से अर्ली स्टेज पे जो है तो बच्चों को इशू नहीं होता, लेकिन लॉन्ग में बच्चों के दांतों में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, ब्रीदिंग इश्यूज आ सकते हैं और काफ़ी उनको फेशियल की सिमेट्री के भी इश्यूज आ सकते हैं। तो इन हैबिट्स को तोड़ने के लिए हम कुछ अप्लायंसेस बना के देते हैं जिन्हें हम कहते हैं हैबिट ब्रेकर अप्लायंसेस। वो अप्लायंसेस इस तरीके की होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो भी रिमूवेबल होती हैं कि आपने बच्चों के दांत के पीछे ना एक रफ सी चीज़ लगा दी है, तो अब वो जब थंग सकिंग करेगा ना तो उसे वो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वो अप्लायंस जो है ना वो सकिंग इफेक्ट नहीं बनने देगी। तो इस वजह से आहिस्ता 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 उसकी वो हैबिट टूट जाती है। तो इसे हम कहते हैं कि हैबिट ब्रेकर अप्लायंसेस। कि पेशेंट, अगर एक पेशेंट की ऐसी हैबिट है कि वो बार बार अपनी ज़ुबान को दांतों पे लगाता है, तो फिर हम दांतों की बैक साइड पे अप्लायंसेस ऐसे लगा देते कि वो लगाएगा तो वो उसको जो है ना दर्द होगी वो हटा देता है। तो इस तरीके की अप्लायंसेस जो है वो हैबिट ब्रेकर के तौर पे यूज़ होती हैं और लॉन्ग टर्म में हमें इसके फ़ायदे नज़र आते हैं।
मिक्स डेंटेशन जो है इसके ये पीरियड है कोई, क्या चीज़ है? सबसे पहले जो पहला दांत आता है बच्चे का वो 6 मंथ की एज में आता है, 6 मंथ्स की एज में, ठीक है। इट्स ना एक एवरेज है, ज़रूरी नहीं है हर बच्चे का दांत 6 ही मंथ में आ जाए, कुछ लोगों का 4 में आ जाए, कुछ लोगों का 8 से 1 साल की उम्र में आता है, एक एवरेज एज है। तो एक वैसे समझाने के लिए ये कि 6 मंथ्स की एज में जो एवरेज एक देखे गए, जिन बच्चों का ज़्यादा बच्चों का 6 मंथ्स में आ गया, वहाँ से लेकर 6 ईयर तक जो दांत आते हैं वो होते हैं दूध के दांत, जिन्हें प्राइमरी डेंटिशन कहते हैं। 6 ईयर से आगे 12 ईयर की एज तक कुछ दांत दूध के होते हैं, कुछ दांत आपके पक्के दांत होते हैं, परमानेंट दांत होते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं मिक्स डेंटिशन, कि इसमें कोई आपके पक्के दांत हैं, कोई आपके दूध के दांत हैं, बिल्कुल। फिर 12 के बाद आपके जो सारे दांत होते हैं वो आपके परमानेंट दांत होते हैं, फिर वो उसे हम जो है परमानेंट डेंटिशन कहते 12 हैं। साल तक जो है वो आपके पीछे जो दूध के दांत होते हैं खत्म हो जाते सब गिर जाते हैं, हैं। आगे बढ़ भी सकते हैं ये देखिए इसमें भी वही है कि ये एक एवरेज एज बता दी गई है। कुछ बच्चों के जल्दी 10 साल की उम्र में सारे हो जाते हैं, कुछ बच्चों के थोड़े से डिले हो जाते हैं 14 साल की उम्र तक। लेकिन एक एवरेज जब एक सर्वे किया जाता है और जिसमें ज़्यादा नंबर होता है उसको हम फिर एक एवरेज निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बाद में भी हो सकते हैं, कुछ पहले भी हो सकते हैं। तो एवरेज 6 ईयर से लेकर 12 ईयर तक जो डेंटिशन है, जिसमें दूध के भी दांत होते हैं और परमानेंट दांत भी होती है, इसे हम मिक्स डेंटिशन कहते हैं। ये मरहला जो है ऑर्थोडोंटिक इलाज के लिए क्यों अहम है? ये मरहला इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंटरसेप्टिव डेंटिशन का ऑर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट का टाइम कहते हैं, क्योंकि इसमें हम प्लान कर सकते हैं, हम दांतों को प्लान कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमारे पास विजिबल होती हैं। आपको पता होता है कि एक बच्चा आपके पास, और सबसे बड़ी बात है, लेकिन बीइंग अ डेंटिस्ट मुझे तो पता है, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स को नहीं पता होता। वो कहते हैं कि चले ठीक है, अब टेढ़े दांत आ रहे हैं, अब एक ही दफ़ा हम जाएंगे 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, और ब्रेसेस लगवा लेंगे, अलाइनर्स लगवा लेंगे। लेकिन ये इसीलिए उनको नॉलेज दे रहे हैं कि अर्ली स्टेज पर आप अपने बच्चों की डेंटिशन को ठीक कर सकते हैं। इस एज में हम बच्चों को जो है अगर हमें लगता है कि आज बहुत कंस्ट्रिक्टेड है, हम उसको जो है एक्सपेंडर दे सकते हैं। इस एज में अगर हमें लग रहा है कि बच्चों के जो दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, तो हम स्प्रिंग्स वगैरह दे के उनकी करेक्शन को ठीक कर सकते हैं। इस एज में अगर हमें लग रहा है बच्चों की डीप बाइट है, तो इस एज में बाइट प्लेन दे के हम डीप बाइट को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एज है, लेकिन छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए। बहुत बड़े इश्यूज जो हैं, बहुत बड़े इश्यूज, वो फिर उनके और ही मतलब है कि अर्ली एज के अंदर भी हम इनके ऊपर इनको ओवरकम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, टाइमली उसका जो है वो इलाज हो जाए। बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट रिजल्ट उस एज में आते हैं। दांत निकल तो वैसे ही रहा होता है, मोमेंट्स में होता है, तो हम उसको पुश करके, धक्का देके किसी भी अपनी मर्जी की डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं वो पेशेंट जब बच्चे को तब लेके आते हैं जब वो उनके बच्चों की जो दाढ़ों की जड़ें मजबूत हो चुकी होती हैं, डॉक्टर को उनको ठीक करने में मसला होता होगा। नहीं, मसला नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। फिर ये है कि पेरेंट्स के पास ऑप्शन सिर्फ ब्रेसेस और अलाइनर का रह जाता है, फिर ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। उस टाइम ये होता है कि बात इधर जो अब मैटर कर रही है वो ये कर रही है, 2 चीज़ें होती हैं ना। एक होता है कि कोई मसला नहीं है, हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। एक ये होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सेंसिटिव होते हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। शुरू में आपको इतनी कॉस्ट नहीं पड़ेगी, बाद में कॉस्टली ट्रीटमेंट्स आपको करवानी पड़ेंगे। शुरू में अगर आपका बच्चा कोऑपरेटिव है तो शुरू में ही आप बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर लेंगे, बाद में फिर ये है कि थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्स डेंटेशन में कौन सी मेल एंड एक्लूजन रिमूवेबल अप्लायंसेस से ठीक की जा सकती है? हम इसमें क्लास 2 मेल एक्लूजन हम ठीक कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने आपको ट्विन ब्लॉक के बारे में बताया था, ये किस तरह की अप्लायंसेस है। हम एक्रिलिक से एक स्पेशल टाइप का डिज़ाइन बनाते हैं। ये ऊपर भी एक्रिलिक का डिज़ाइन होता है और नीचे भी एक्रिलिक का डिज़ाइन होता है, और वो आप ऐसे लॉक, आप सोचें कि ये एक ऐसा डिज़ाइन होता है कि पेशेंट ऐसे दांत नहीं बंद कर पाएगा। अगर उसकी क्लास 2 है, हमने ना उसको डिज़ाइन ही ऐसे किया कि वो ऐसे आगे आगे, अगर पेशेंट की डीप बाइट है ना, मतलब सॉरी क्लास 2 बाइट है ना, वो अपने लोअर जॉ को बहुत पीछे बंद कर रहा है, तो वो ऐसे बंद नहीं कर पाएगा, तो वो आगे खींच के अपना जॉ बंद करेगा, क्योंकि वो अप्लायंस ही आगे बंद होती है। तो आहिस्ता 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 उसकी हैबिट उधर बन जाएगी और उसके नीचे वाले जॉ की ग्रोथ हो जाएगी और वो उसकी क्लास 2 की मेल एक्लूजन ख़त्म हो जाएगी।
अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये रिमूवेबल अप्लायंसेस से इंटीरियर क्रॉस बाइट कैसे दुरुस्त की जा सकती हमारे पास कुछ स्प्रिंग होते हैं, जैसे हमने आपको बताया है टी स्प्रिंग, जी स्प्रिंग या फिर बाइट ब्लेड्स। हम इसमें जो भी क्रॉस बाइट, मतलब अगर आपके आगे के जोन में क्रॉस बाइट है, एक दांत है, ठीक है, उसको आपने पीछे से जी स्प्रिंग लगा के और आपने इसको एक्टिवेट करना है हफ्ते में 2 दफ़ा, ठीक है, और हमारे पास आने, तो आहिस्ता 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 उस दांत की क्रॉस बाइट को ठीक कर देगा। अगर तो आपको लग रहा है पोस्टीरियर में क्रॉस बाइट है, तो फिर हम पेशेंट को देंगे एक्सपेंडर। एक्सपेंडर के थ्रू हम जो है वो क्रॉस बाइट को ठीक कर लेंगे। अगर तो आपको लगता है कि पेशेंट के जो इश्यूज़ हैं वो दोनों में हैं, तो फिर हम मिक्स किस्म की अप्लाइंसेस बनाएंगे। तो हर तरह की हम रिमूवेबल अप्लाइंसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं हर पेशेंट के मुताबिक। है? अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये शिवार्ड्स अप्लायंस क्या है? एक पेशेंट हमारे पास आया मिक्स कंडीशन में, ठीक है, और उसके जो दांत है ना उसमें बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, ठीक है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि हमारी आर्च में इतनी स्पेस नहीं है कि अगर हम दांतों को निकाल भी देते हैं, साथ वाले दांतों को, फिर भी हम इनको ठीक कर पाए। तो उस केसेस में हम एक्सपेंडर लगाते हैं, रिमूवेबल एक्सपेंडर, ठीक है। उन एक्सपेंडर को हम एक्रिलिक की एक स्पेशल डिज़ाइन में डिज़ाइन करते हैं और फिर हम पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि 1/4 आपने ट्वाइस अ वीक टर्न देना है। एक साथ उसकी की होती है जिसको हम थोड़ा सा टर्न देते हैं तो वो ओपन होता है। जब वो ओपन होता है तो वो आपकी जो पैलेट है ना उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता है, फिर उधर न्यू बोन डिपॉजिट होती है और आगे स्पेस क्रिएट हो जाती है। वो स्पेस हम यूटिलाइज करते हैं दांतों के लिए। तो ये जो है हम पेशेंट को तब देते हैं जब हमने जो है ना माइल्ड क्राउडिंग हमें नज़र आ रही हो, उसको हमने सेट करना हो, तो हम ये पेशेंट को इस सजेस्ट करते हैं कि आप ये अप्लाइंसेस बना लें। लेकिन कि हम नहीं सिर्फ अपर जॉ में सकते हैं, लोअर जॉ में नहीं दे सकते, अपर में सिर्फ जस्ट ठीक है। अपर में। अच्छा, रिमूवेबल जो अप्लायंसेस बनाने के क्या मराहल हैं? सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आएगा, हम उसको सारा गाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उनका एक मॉडल लेते हैं, ठीक है। पहले उनका हम इम्प्रेशन लिया जाता था पट्टी से, आप ले ले, एल्जीनेट से ले ले, अब हम स्कैन ले लेते हैं क्योंकि स्कैनर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास मॉडल आ गया, मॉडल के ऊपर आपने अप्लायंस को डिज़ाइन करना है। अब स्कैन में क्या हो गया कि 2 पॉइंट्स आपके चले गए। अगर आप पुराने तरीके में जाते हैं तो उसमें हम एक इम्प्रेशन लेते थे, फिर उसको पोर करते थे, फिर मॉडल बनाते थे, फिर उसके ऊपर अप्लायंस को डिज़ाइन करते थे। डिज़ाइन करने के बाद हम उसी तरीके से वायर जो हमने डिज़ाइन की, वायर्स को बेंड किया, बेंड करने के बाद उस जगह पे लगाया, फिर उसमें एक्रेलिक को पोर किया, फिर एक्रेलिक की फिनिशिंग की और फिर पेशेंट को डिलीवर किया। वो दूसरा तरीका ये है कि आपने स्कैन लिया और आपका कैड कैम के थ्रू वो जो है आपका निकल कर मॉडल आ गया। मॉडल के ऊपर फिर आपने डिज़ाइन किया, फिर आपने वायर का पूरा डिज़ाइन बनाया, उसकी बैंड्स वगैरह किए, फिर एक्रेलिक पोर किया आपने, और फिर उसके बाद जो है आपने वो उसकी फिनिशिंग करके और पेशेंट को दे दिया। तो ये इसके सारा मराइल है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, इसमें स्प्रिंग को कैसे एक्टिवेट किया जाता है? देखिए पेशेंट हमारे पास आएगा, ठीक है, और हम उसको जो है पेशेंट का जो हमारे पास स्पेशल डिवाइसेस होती है उससे हम टर्न देते हैं स्प्रिंग को। हाँ, हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने हफ्ते में जो है ना 2 दफ़ा हमारे पास आना है और हम उसको 0.45 mm टू 0.5 mm का मिलीमीटर में हम थोड़ा सा टर्न देते हैं और हम पेशेंट से कहते हैं कि आपने हर 3 से 4 हफ्ते के बाद, तकरीबन 1 महीने के बाद हमारे पास आना है और हम ये टर्न देते हैं और वो एक्टिव होता है। वो जो हम टर्न देते हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ओपन होती है वी स्प्रिंग, तो वो फिर दांत को आगे की तरफ मूव करता है। फिर हम दोबारा उसको टाइट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसको मूव करते हैं। इस तरीके से काम करता है, मतलब आपने ये जी बना हुआ है ना, आप इसको टाइट कर दिया, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, फिर उसको मूव कर देता है, फिर दोबारा हम उसको टाइट कर देते हैं। तो ये हम हर 1 महीने के बाद पेशेंट को कहते हैं कि आपने आना है और हमारे पास इसको ये टर्न दिलवाना है। इसके अलावा मरीज को क्या हिदायत वगैरह देते हैं? पेशेंट को हम ये इंस्ट्रक्शन करते हैं, देखिए आपने इस सबसे पहले तो बात ये सफाई का ख्याल रखना, इसके ऊपर नहीं खाते रहना, इसके ऊपर खाएंगे वो टूट जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर वो को नहीं निकालेंगे, साफ़ नहीं करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो इसके टूटने का डर होता है, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप इस खाने के वक्त इसको लाजमी लगाना है और खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं इसको लगा लेना। इसको साफ़ करना है, मुँह को साफ़ करना है, मुँह बिल्कुल साफ़ होना चाहिए जब इसको लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसको लगाना है लाजमी, खाने के अलावा हर वक्त आपने लगा के रखना है। बाकी ये है कि जब आप इस्तेमाल नहीं करें आप इसको पानी में डाल के रखें, इसके लिए अलग ब्रश रखें, और जब आप इसको धोएं भी ना तो बेसन में
ना ऐसे फ़ौरन ना धोएं, क्योंकि अगर ये एकदम से गिरेगा तो ये टूट जाए। तो आप एकदम से ना इसको धोएं। आप एक टब लें, उसको पानी से भर लें और फिर इसको वॉश करें। इसका ये फ़ायदा है कि अगर एकदम से गिरेगा तो पानी में गिरेगा, टूटेगा नहीं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को गाइड करना बहुत ज़रूरी होती है, और वरना पेशेंट बेचारे से कभी कहीं गिर जाएगा, कभी कहीं गिर जाएगा, टूट जाएगा। हम साथ इसका एक बॉक्स देते हैं कि जब आप खाना खा रहे हैं इसको फ़ौरन अपने बॉक्स में रख लें, ताकि उस टाइम भी आपने टेबल पे ऐसे रख दिया, हाथ लगा नीचे गिर गया और टूट गया, या आपने टिश्यू में डाल के रख दिया, अम्मी ने सारा या काम करने वाले ने उन्होंने सारा समेटा, या आप रेस्टोरेंट में गए हुए थे तो वो टिश्यू भी साथ ले गए और आपका जो है ना वो मिसप्लेस हो गया। तो जब बॉक्स होगा तो किसी को पता होगा कि ये आपकी चीज़ है, तो वो उसको नहीं उठाते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है इसकी केयर में। अच्छा, रिमूवेबल जो अप्लायंसेज हैं इसमें इस्तेमाल में क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं इनके इस्तेमाल में? इनके इस्तेमाल में आपको ये मसाइल पैदा हो सकते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो चुभ रही है तो उससे अल्सर हो सकते हैं। शुरू में जब पेशेंट लगाता है तो उसकी ज़ुबान जो है स्लिप करती है, वो सही तरीके से लफ्ज़ को अदा नहीं कर पाता, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर हैबिट बन जाती है। शुरू में जब पेशेंट इसको लगाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा थूक आती है, सलाइवा बहुत ज़्यादा आता है, तो ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा भी होने लग जाता है, मुँह से सलाइवा गिरने लग जाता है, तो वो एक ऑकवर्ड चीज़ लगती है। लेकिन ये चीज़ें वक्त के साथ साथ यूज्ड हो जाती हैं। शुरू में जो है प्रेशर ज़्यादा लगता है, पहनना मुश्किल लगता है, लेकिन ये है कि विद द विल, विद द पावर आप जो है ना ये चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं। इसके साथ यही है कि थोड़ी सी स्ट्रगल होती है और फिर उसके बाद आप यूज्ड हो जाते हैं, फिर पता भी नहीं चलता। अच्छा, मरीज़ की जो कोऑपरेशन होती है इस सिलसिले में, उसको मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? इसमें आप क्या एडवाइस करते हैं? इसमें देखिए इस तरीके से हो सकता है कि अगर पेशेंट ने थोड़ा भी पहनना स्टार्ट किया, इतना अच्छा नहीं पहन रहा, वो जब भी डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर उसको अप्रिशिएट करे, उसको और इनकरेज करे, उसको कुछ सर्टिफिकेट्स दे टू इंक्रीज इट्स करेज कि आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा पहने, और उसको प्यार से समझाएं। पेरेंट्स भी घर में बार बार उसको प्यार से समझाएं, बेटा ये ज़रूरी है आपके लिए, आप इसको पहने। और उसको फ्यूचर के कुछ पेशेंट के ब्रेसेस दिखा के और उसकी मुश्किलात दिखा के कि उसमें आपको कैविटीज़ हो सकती हैं, फ्यूचर में आपको इश्यूज़ आएंगे, या आपके फेशियल सिमेट्री बुरी हो सकती है, तो कुछ उनको पिक्चर्स दिखा के, कुछ अपने पेशेंट दिखा के और कुछ इनकरेज करके आप अपने पेशेंट को बूस्ट अप कर सकते हैं। एक और सवाल है, मिक्स डेंटेशन में रिमूवेबल अप्लायंसेस के इस्तेमाल की वजूहत क्या हो सकती हैं? एक पेशेंट है, उसकी माइनर क्रॉस बाइट है, ठीक है, उसमें हम इनको यूज़ कर सकते हैं। एक पेशेंट ऐसा है जिसकी जो है कुछ टीपी मूवमेंट्स है हमें चाहिए, उसमें। एक पेशेंट ऐसा है जिसकी माइनर क्राउडिंग है, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। माइनर आपकी डी बाइट है, उसमें हम ये अप्लाइंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक पेशेंट ऐसा है जिसमें हमें स्पेस चाहिए, या स्पेस को मेंटेन करना है, या स्पेस को रीगेन करना है, ऐसे पेशेंट में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी अप्लायंसेस की जो हैं लिमिटेशन भी हैं कुछ जी, रिमूवेबल के हवाले से? बिल्कुल लिमिटेशन है। देखिए, नंबर 1 तो ये है कि ये बॉडीली मूवमेंट नहीं कर सकता, ये थोड़ी-सी मूवमेंट करता है, टिपिंग मूवमेंट्स करता है। सबसे बड़ी वही आ जाती है कि हमें पेशेंट की कोऑपरेशन हमें चाहिए इसमें, पेशेंट कोऑपरेट करेगा तो ये काम करेंगे। नंबर 3 ये है कि बहुत ज़्यादा टूटते रहते हैं, ये इसकी कुछ लिमिटेशन है जो कि थोड़ा तंग करती हैं। अच्छा, मुख्तलिफ हिस्सों में इस्तेमाल होने वाली जो वायर्स हैं, इनके कुछ साइजेस वगैरह भी होते हैं या क्या एक ही कोई साइज होता है? नहीं, साइज़ेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लैस्प हम डिफरेंट टाइप की क्लैस्प बनाते हैं, या फिर हम आगे बोज़ बनाते हैं, लिंगुअल बो बनाते हैं, या बकल बो बनाते हैं। उसमें हम 0.7 की हम स्टेनलेस स्टील वायर यूज़ करते हैं। लेकिन आप जैसे स्प्रिंग्स बना रहे हैं तो उसमें हम 0.5 टू 0.6 की स्टेनलेस स्टील वायर यूज़ करते हैं। रिमूवेबल जो अप्लायंसेस हैं इसमें रिटेंशन मेथड इस्तेमाल की जा सकती है? बिल्कुल, इसमें देखिए रिटेंशन के बगैर तो ये बैठेगा ही नहीं। मुँह में काफ़ी फोर्सेस होते हैं, आप बात करते हैं, मुँह में सिर्फ ये नहीं है दांत हैं, मुँह में दांत तो खड़े हैं अपनी जगह पर, आपकी चीक्स हैं, लिप्स हैं, आपकी टंग है जो ज़्यादा फोर्स दे रही है। अगर एक आपने अप्लायंस लगा दी, और मैं फॉर एग्जांपल मैंने अप्लायंस लगाई हुई है और उसको मैंने कहीं से रिटेंशन नहीं दी हुई, मैं बोलूँगी वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि मेरी ज़ुबान तो अब हिल रही है, मेरे गाल हिल रहे हैं। तो उस चीज़ को अपनी जगह पे रिटेंशन देने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लैस्प बनाते हैं, जिसमें हम एडम क्लैस्प बनाते हैं, हम सी शेप्ड क्लैस्प बनाते हैं, एरो हेड क्लैस्प बनाते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ टाइप के जो क्लैस्प होते हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं,
ताकि हम इस इशू को जो है देख सकें। और इसमें एक और भी होती है बॉल हेड क्लैस्प, वो भी हम बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि ये रिमूवेबल जो लाइंसेज हैं, थेरेपी के पेश रफ्त कैसे जांची जा सकती है? इसकी जो थेरेपी है इसको कैसे हम जांची जा सकती है? नंबर 1 तो ये है कि इसमें पेशेंट की रेगुलरिटी बहुत मैटर करती है कि हर महीने के बाद पेशेंट ने आके हमें चेक कराना है। इसके अलावा आपको मैंने शुरू में बताया था कि हम पेशेंट का एक कॉस्ट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, स्टडी मॉडल, चाहे हम स्कैन से बनाते हैं, चाहे हम इम्प्रेशन लेके बनाते हैं, तो वो एक रेफरेंस है आपके पास, आप उसको कंपेयर करेंगे। तो क्योंकि और डिफरेंट आप पिक्चर भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल सच बात है कि पेशेंट को नहीं पता चलता, वो हर रोज़ अपना दांत देख रहा होता है तो वो समझता है मेरा दांत ऐसे ही था। ठीक जब होता है तब उसे फील होता है कि हाँ अब ठीक हो गया। तो जब आप पिक्चर्स ले लें हर महीने की, स्टडी मॉडल के साथ कंपेयर कर लें, तो उसमें आप पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये सवाल है कि रिमूवेबल अप्लायंसेस और अलाइनर्स में क्या फ़र्क है? ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा। देखिए, अलाइनर्स जो होते हैं वो भी रिमूवेबल होते हैं, आप उसको उतार सकते हैं, लगा सकते हैं। अलाइनर्स बेसिकली हम देते हैं परमानेंट डेंटिशन में, जब सारे के सारे दांत आ चुके हैं आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एज, और कुछ बच्चों में 13-14 साल की उम्र में, और ऑनवर्ड आप जब भी देना चाहें। तो अलाइनर्स का ये काम है कि आपके जितने भी दांत टेढ़े हैं उनको वो सीधा कर लेगा। उसमें ये नहीं है कि आप टिपिंग मोमेंट या रोटेशनल मोमेंट और ये सब इश्यूज़, ठीक है। लेकिन जो रिमूवेबल अप्लायंसेस हैं वो भी निकलने चढ़ने वाली अप्लायंसेस हैं, लेकिन वो हम मिक्स डेंटिशन में देते हैं। लेकिन अलाइनर्स की ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप उनको मिक्स डेंटिशन में नहीं दे सकते। अलाइनर्स का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि पहले हमारे पास बस यही 2 फील्ड थे, ब्रेसेस और रिमूवेबल अप्लायंसेस। अब एक नई चीज़ आ गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे हम कहते हैं अलाइनर्स। तो अलाइनर्स ने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर ली है। अलाइनर्स पे आप प्लान्ड स्टडी बनाकर कुछ जगह पर एक्टिव, कुछ जगह पे पैसिव मूवमेंट्स देके आप इनको अर्ली डेंटिशन में दे सकते हैं, मिक्स डेंटिशन में इनको दे सकते हैं। लाइक जहाँ पे हम पेशेंट को इतनी ज़्यादा हम पेशेंट को कह रहे हैं कि आप अप्लायंसेस अर्ली स्टेज पे लगाएं, आप प्लान्ड स्टडी करके अर्ली स्टेज पे विद रिमूवेबल अप्लायंसेस विद अलाइनर मिक्स तरीके का आप ट्रीटमेंट देके पेशेंट की वो बड़े बड़े भी इश्यूज़ जो हम पेशेंट को स्टॉप करें कि आप 12 साल की उम्र तक वेट करें फिर ब्रेसेस ही देंगे, वो भी हम अर्ली मिक्स डेंटिशन में इनको कवर कर सकते हैं। तो अलाइनर हम दोनों एजेस में हम कर सकते हैं, और जो ब्रेसेस हैं और जो आपकी अप्लायंसेस हैं उनका एक अपना पार्ट है कि वो आपने एक स्पेसिफिक टाइम में देना है। अच्छा, यहाँ से एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मेरे जहन में आया कि पाकिस्तान की अगर हम देखते हैं, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में भी इसी तरीके से जब बाहर के कुछ लोग या कुछ बच्चे आपके पास आते होंगे एज ए पेशेंट, तो हमारे बच्चों में पाकिस्तानी और उनमें क्या फ़र्क है? क्या वो अर्ली स्टेज के ऊपर ही अपने बच्चों की जो है जो डेंटल हेल्थ है उसको ठीक करना शुरू कर देते हैं, उनको ठीक करवाना शुरू कर देते हैं? आप कैसे कंपैरिजन करती हैं पाकिस्तान और अगर हम किसी और कंट्री की मिसाल लें? देखिए, अवेयरनेस आ जाती है आपकी कि कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है। अब अगर आप डेवलप कंट्री की बात करें तो वहाँ पर बच्चों की स्कूल में बहुत सारे कैंप हो रहे होते हैं, डेंटल कैंप्स हो रहे होते हैं जिसमें डेंटिस्ट आता है, चेक करता है अर्ली स्टेजेस पे। अब उन्होंने खुद उनकी स्कूल जो है उन्होंने प्लान किया होता है कि अब ये जो है मिक्स डेंटिशन का टाइम है तो एक डेंटिस्ट को हमें विज़िट कराना चाहिए। तो कैंप्स में उनके इश्यूज़ बता देते हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो उसको रिगार्ड करते हैं, फिर वो उस ट्रीटमेंट को अर्ली स्टेजेस पे जो है सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बाहर के हैं, जो आते हैं और उन्होंने अर्ली स्टेज पे ही ये अप्लायंसेस लगाई होती है, वो आते हैं मेरे पास एक्टिवेट करने के लिए। लाइक वो समर वेकेशन पे पाकिस्तान में आए तो उनके डॉक्टर ने गाइड किया हुआ है कि ये की है आपने, ये अपना एक्सपेंडर को एक्सपेंड करवाना है, वहाँ पे किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे, उनके पास नॉलेज है, उनको ये हमारी इंस्ट्रक्शन पढ़ा दें और वो उसको एक्टिवेट कर देगा। तो वो हमारे पास आते हैं, हम उसको एक्टिवेट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में लोग अवेयर हैं, स्कूलों में डेंटल कैंपस भी होते हैं, लगवाते हैं। लेकिन अगर एज अ होल हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो वो अवेयरनेस हमारे पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। हमारे तो ब्रेसेस भी लोग नहीं लगवाते। अच्छा डॉक्टर साहब, कि ये हैबिट ब्रेकर की कुछ टाइप्स होती हैं, क्या है? जी बिल्कुल, हैबिट ब्रेकर्स के हम डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन हम बनाते हैं, जिसमें पैलेटल क्रैब होता है। क्रैब का मतलब ये है कि एक टेढ़ा मेढ़ा सा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो हम दांत की पिछली साइड पे हम लगाते हैं,
उसका ये होता है कि जब भी जो बच्चा होता है वो मुंह में जब अपने अंगूठे को डालता है और उसको सक करने की कोशिश करता है तो उसका वो सक्शन इफेक्ट नहीं बनता, तो वो उसकी आहिस्ता आहिस्ता हैबिट ब्रेक हो जाती है। इसी तरीके से हम एक और बनाते हैं जिसे हम ओरल स्क्रीन कहते हैं। उसमें जो है हम दांतों के ऊपर लगा देते हैं और वो आगे एक लूप सा बना होता है जिसमें जो है पेशेंट जो है ना वो उसकी हैबिट ब्रेक हो जाती है। तो इस तरीके की डिफरेंट अप्लाइंसेस हम पेशेंट को बना के देते हैं जिसमें पेशेंट की ये हैबिट ब्रेक हो जाती है। एक तीसरी अप्लाइंस भी आती है जिसे हम ब्लू ग्रास अप्लायंस कहते हैं। उसमें भी सेम एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पेशेंट की ये थंब सकिंग की जो हैबिट है ये ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एक और सवाल है कि स्पेस मेंटेनर्स की भी कुछ टाइप्स हैं। जी, स्पेस मेंटेनर में हम 2 तरह के दे सकते हैं, फिक्स्ड होते हैं और आपके रिमूवेबल होते हैं। अगर मुझसे आप मेरा तजुर्बा लें ना तो फिक्स बेहतर रहता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होते। हाँ, अगर पेरेंट कुछ बच्चे बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव भी होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो कोऑपरेटिव नहीं होते। तो फिक्स का ये होता है कि हम उसको लास्ट वाले दांत के साथ फिक्स कर देते हैं डेंटल सीमेंट लगा के, तो वो निकल ही नहीं सकता, पेशेंट नहीं निकाल सकता। जो रिमूवेबल होती हैं जिसमें हम एक्रिलिक का डिज़ाइन बनाते हैं वो निकल चढ़ सकता है, तो वो पेशेंट के इख्तियार में होता है, वो उसको निकाल दे, उसके टूटने का भी डर होता है। तो इस तरह की 2 टाइप्स होती है, एक फिक्स्ड और एक रिमूवेबल। अच्छा, आखिरी एक सवाल है कि हमारी इस पॉडकास्ट को अगर हम देखें, इसको अगर हम कंक्लूजन करते हैं, तो आप पेरेंट्स को क्या हिदायत देना पसंद करेंगी कि बच्चों के हवाले से स्पेशली कि वो ये स्टेप्स लें? देखिए पूरा का पूरा ये जो आज का पॉडकास्ट था इसका कोई मकसद था ताकि जो बच्चे भी ये सुन रहे हैं, जो भी पेरेंट्स ये सुन रहे हैं, उन तक हमारी ये इन्फॉर्मेशन जा सके कि आपको हर चीज़ का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। आप पेशेंट जो हैं अपने पेशेंट का आप जो पेरेंट्स हैं अपने पेशेंट का जिस एज में भी इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बैकग्राउंड पे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मेरी ये बहुत कोशिश होती है जब मेरे पास छोटे बच्चे आते हैं तो मैं उनके पेरेंट्स को पास बुला के दांतों पे बता देती हूँ कि आप देखिए ये बच्चा 6 साल की उम्र का है, पीछे वाला ये पहला दांत आपका जो है फर्स्ट मोलर इरप्ट हो चुका है, क्योंकि पेरेंट्स समझते हैं कि ये दांत भी दूध का दांत है, चलो कोई बात नहीं, कैविटी लगी गिर जाएगा। तो ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि आगे वाले सारे गिरेंगे। 10 दांत होते हैं, 10 नीचे 10 ऊपर, जो कि आपके दूध के दांत है। पीछे वाला पहला छठा दांत जो है वो आपका परमानेंट दांत होता है। तो पेशेंट को आप गाइड करें, पेरेंट्स को आप एजुकेट करें और आपको हर तरीके का नॉलेज दिया जाए ताकि आप अपना इशू लेकर आएँ और आप खुद भी बता सकें कि हमने ये स्टडी किया है, इस तरह की चीज़ें हैं। अर्ली स्टेजेस पे आप अपने बच्चों को अगर बहुत माइनर इशू है तो उनको बड़े इशू से बचा सकते हैं। तो इस पूरी जो आज की हमारी गुफ्तगू थी उसका यही निचोड़ है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देना है कि कोई भी ट्रीटमेंट डेंटिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि जिसमें आप बच्चों की फुल ग्रोथ होने तक का वेट करें। आप अर्ली स्टेजेस पे भी उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन बात वही आती है कि अगर आप रेगुलर जाएंगे चेकअप पे तो ही ट्रीटमेंट हो सकेगा। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, और कीमती वक्त इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ़ डॉक्टर में से हैं और आपकी बहुत सारी सर्जरी डेली चल रही होती हैं। आप हमें बड़ा कीमती वक्त देते हैं, उसके लिए स्पेशल थैंक्स कहते हैं, और बल्कि मैं नाज़रीन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बाकी आज की पॉडकास्ट से उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगले पॉडकास्ट तक इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।